हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। अर्ज क्या है, सर्दी लगी जोर से चाय गरम करके पी लो, अगर कुछ करने का मन ना हो तो रजाई के अंदर सो लो। वाह 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 वाह। A very good evening everyone, this is Jia this side and I'm going to start this part for to you। भाई मैंने थोड़ा सा इंग्लिश बोलने का कोशिश किया था। हंस लो थोड़ा सा, वैसे भी हंसने का कम मौका मिलता है। चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों इंटीमेट हो चुके थे और उनके बीच में एक स्वीट सा मूवमेंट चल रहा था। रात के टाइम पे अपना डिनर कर लेने के बाद में वो लोग फिर से इंटीमेसी हो गई थी उनके बीच में। वो करने लगे थे वो सब कुछ, क्योंकि वो दोनों अभी भी हीट और रट में थे। उनकी हीट एंड रट ट्रिगर हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी हीट एंड रट को हमेशा से कंट्रोल करते हुए आए हैं। तो वो इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं। वो खुद को कंट्रोल भी कर पा रहे थे, अच्छे से अपना जो फूड है वो भी ले रहे थे, अच्छे से रेस्ट भी ले रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सचिन वांग जी के रूम के बाहर खड़ा था, बेचारे का अभी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। फिर भी उसने खुद से कहा कि उनके पास पूरी रात पड़ी थी, तो वो दिन में क्यों कुछ करेंगे, दिन में शायद कुछ ना करें वो। इसलिए जो सचिन था उसने धीरे से दरवाज़ा खोला केबिन का। दरवाज़ा खोलने तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसने देखा ना, उसके बाद तो उसका मन किया कि वो क्यों यहाँ आता है यार, क्यों आ गया वो। उसने तुरंत ही दरवाजे को बंद कर दिया। उसने इतनी ज़ोर से बंद किया था ना दरवाज़ा कि वहाँ उस डेस्क पर, उस बड़ी सी टेबल पर बैठे हुए दो लोग जो कि आपस में ही एक दूसरे में गुम थे, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जो कि बंद था। उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। यहाँ पर वांग जी था जो कि विंग को अपने माउथ से प्लेजर कर रहा था। हालांकि उन दोनों की निकट बॉडी को सचिन ने नहीं देखा था, उन्होंने बस नज़ारा देखा था। उसके बाद ही वो वहाँ से तुरंत भाग गए। उन्हें इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था, शर्म आ रही थी, खुद के ऊपर एम्बेरस फील हो रहा था कि उसके भाइयों को अगर पता चला कि उसने उन्हें किस हालत में देखा है, स्वर बाय गॉड वो दोनों उसको छोड़ेंगे नहीं। और विंग तो शायद उससे बात भी ना करे। क्या कर दिया उसने, वो खुद को ना स्लैप किया जा रहा था, उसके सर पे मारे जा रहा था। खुद के कैबिन में इधर से उधर बस घूमे जा रहा था, कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। जिंगी, जिसको आज वो अपने साथ ले आया था मॉर्निंग में, क्योंकि लानकरण की काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं आज, तो वो भी उसको देख रहा था। उसने कहा, अंकल आप क्यों घूम रहे हो, आपको कुछ परेशानी है, आप मेरे मम्मा पापा को बता दो, वो सब कुछ ऐसे जो कर देंगे। सिचन ने खुद के मन में कहा, परेशानी तो उनकी वजह से है, उनको ही बता दूँ और मैं। हाँ, क्या मुसीबत है। जियांग चेंग को ना, मतलब दूसरे हम देखते हैं जियांग चेंग जो कि अपने स्कूल जा रहा है और उसको आज फेंशिंग छोड़ने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है। और फेंशिंग जो कि आज कॉलेज नहीं जाएगा, वो जियांग चेंग के साथ स्कूल ही जा रहा है। उसके टीचर से कुछ बात करने के बहाने से जियांग चेंग के साथ में जब वो स्कूल में आया तो वो देखकर हैरान, क्योंकि जियांग चेंग के काफ़ी सारे दोस्त थे यहाँ पर और ज़्यादातर ओमेगास थे। इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जियांग चेंग लड़कों से कैसे, मतलब ओमेगास से कैसे दोस्ती कर सकता है, वो तो एक अल्फा है ना। फिर भी वो जियांग चेंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे क्लासरूम में ले गया और वहाँ जाके बिठा दिया। और उसने क्या देखा, उसकी चेयर भी उन्हीं ओमेगास के बीच में है। तो जो फेंशिंग था वो प्रिंसिपल ऑफिस में गया, वहाँ जाकर उसने काफ़ी सारी बातें प्रिंसिपल को सुनाई कि ऐसे कैसे वो ओमेगास को किसी अल्फ़ा के साथ बिठा सकते हैं। माना कि वो लान परिवार से है तो इसका क्या मतलब हुआ, वो है तो एक अल्फ़ा ही ना, तो ओमेगास के बीच कैसे बिठाया जा सकता है। प्रिंसिपल लाख बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए उनको टीम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग साथ में बैठे हैं। लेकिन फेंशिंग जो कि मानने को तैयार ही नहीं था, उसकी जेलसी ओवरलोडेड हो रही थी। दूसरी तरफ हमारा प्यारा जियांग चेंग जो कि उस क्लासरूम में बैठा नहीं रहा, उसे पता था कि ये फेंशिंग का बच्चा कुछ तो नौटंकी करेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा, तो वो ऑफिस रूम के बाहर आ गया था। और लास्टली उसने जो सुना उसे सुनकर तो वो हैरान था। फेंशिंग ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फ़ा के आसपास कोई और ओमेगा दिखे। ये सुनकर तो वो प्रिंसिपल भी शॉक में था कि मिस्टर लान का ओमेगा, क्या फेंशिंग का ओमेगा भी है, वो भी उनसे छोटा। वो हैरान था। दूसरे जियांग चेंग, उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये इंसान कितना ज़्यादा पावर्ड है, मतलब प्रिंसिपल को कौन आके बोलता है ये बात। वो तो बेचारा हैरान था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो अपनी जगह पे स्टिफ खड़ा था। तभी उसके पीछे से जो टीचर थे ना, वह उन्होंने कहा, आचेंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, और आज तुम्हारे अंकल नहीं आए। जियांग चेंग जो कि होश में आया, उसने कहा, वो मेरे अंकल नहीं हैं सर, वो मेरे गगा हैं। उन टीचर ने कहा, ओह क्या हुआ, आज तुम अकेले आए हो, कोई परेशानी है क्या घर पर। आचेंग जिसने कहा, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, वो बस
ये उम्मीद कर रहा था कि फैंशिंग कुछ और ना बोले ताकि उसके टीचर ना सुने, लेकिन उसकी फूटी किस्मत। फैंशिंग ने कहा, मैं चाहता हूँ आचिंग जो कि मेरा अल्फा है उसके आसपास एक भी ओमेगा ना दिखे, और तो और उनकी क्लास में एक ओमेगा टीचर भी नहीं जानी चाहिए। आप चाहे उसे अलग रख के पढ़ाओ, लेकिन ऐसा ही करो। ये सुनकर तो बाहर जो टीचर खड़ा था वो भी हैरान था। हालांकि वो एक ओमेगा है, वो जानता है, और उसकी आचिंग के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो वो अंदर गया, मतलब नॉक करने के बाद अंदर गया। उसके साथ साथ जियांग चेंग भी अंदर गया। जियांग चेंग और वो अदर टीचर, वो टीचर जो थे ना, जो जियांग चेंग की क्लास टीचर है, वो दोनों ही फैंशिंग को घूर घूर के देख रहे थे। किसने क्या बोला अभी? फैंशिंग ने एकदम चुप हो गया था, टीचर की वजह से नहीं, जियांग चेंग की वजह से, क्योंकि उसकी खुकार आके वो अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसे गुस्सा जो आ रही थी, उसे समझ आ रहा है कि जियांग चेंग बहुत गुस्सा है, उसने शायद कुछ सुन लिया है। तो फैंशिंग किसने कहा, आचिंग तुमने क्या सुना है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, आई स्वेयर, मैं तो बस कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाया जाए, मुझे मेरा काम था इसलिए मैं यहाँ आया था। जियांग चेंग ने अपना एक हाथ आगे कर दिया, फैंशिंग के पास गया, उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बिना कुछ कहे उस ऑफिस रूम से बाहर ले गया। दूसरे प्रिंसिपल कंफ्यूजिंग भरी निगाहों से उस टीचर की तरफ देख रहे थे। टीचर ने बस अपना कंधा ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ पता नहीं उसे कहाँ से कुछ पता होगा, वो भी तो यहाँ पर पहली बार आया है ना, वो यहाँ पढ़ाने अभी अभी आने शिफ्ट हुआ है, उसे कहाँ से पता होगा कुछ। अब यहाँ देखते हैं हम इस तरह का सीन। लान सिजन जो खुद भी जो है ना ऑफिस रूम में काम कर रहे थे, और जियांग चेंग जो जिंगी है ना उसे परेशान किए जा रहा था। उसके पेपर को उठा के बोलता, अंकल 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 ये कौन सा चीज़ है, इस पे क्या लिखा है, मुझे पढ़ना क्यों नहीं आता, मुझे पढ़ना सिखाओ कोई, मुझे पढ़ना है। मामा बोलती है जिसको पढ़ना नहीं आता वो किसी काम का नहीं है। आपको पढ़ना आता है काका? बोलो ना अंकल, पढ़ना आता है आपको? मेरा सिचन जो सोच रहा था कि वो ज़िंदगी में कभी भी किसी बच्चे को अपने आसपास नहीं मंडराने देगा, ये उसका बच्चा ही है ना। सिचन कितना शांत है, तो ये किसके ऊपर गया है? सिचन ने कहा, बेबी मैं समझता हूँ तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना मैं सिखा दूंगा, अभी थोड़ा शांत रहोगे, अंकल को थोड़ा सा काम करना है। जिंगी जिसने कुछ सोचा और कहा, अंकल आप एक बात बताओ, मेरे मम्मा पापा कहाँ गए हैं? क्या वो कुछ ऐसा बोल कर ना जो जिंगी था वो रुक गया। जिंगी अभी बहुत छोटा है एज में, लेकिन फिर भी वो ऊट पटांग चीज़ें पूछने से बात नहीं आता है। सिचन जिन्होंने गल्प किया और कहा, तुम्हें आइसक्रीम खाने जाना है? जिंगी तुरंत कहा उसने, अरे नहीं, मामा ने मना किया है, सर्दियों में आइसक्रीम खाने से जुकाम हो जाता है। सिचन जिन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा, सब खा लेते हैं, चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, चलो। जिंगी को वो अपने साथ ले गए आइसक्रीम खिलाने के लिए। इधर वांगजी और विंग अभी भी वही सब कुछ किए जा रहे थे। पहले वांगजी का टर्न था, अब विंग का टर्न था, और फिर बाद में उन दोनों की तो पता नहीं क्या क्या सीन चल रहे थे। अजीबोगरीब स्टाइल में वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, इंटीमेसी कर रहे थे, और बहुत बलकर सी बातें भी कर रहे थे, एक दूसरे को प्रवोक कर रहे थे ज़्यादा डोमिनेंट होने के लिए। विंग खुद उसे प्रवोक किए जा रहा था, और वांगजी इस चीज़ का भरपूर आनंद ले रहा था, एक और फ़ायदा उठा रहा था। सब कुछ ख़त्म होते होते उनको शाम हो गई। शाम को उन्होंने डिनर किया, फिर से वो लोग सो गए बिना कुछ काम किए। विंग जिसने कहा, लैनसन मुझे लगता है कि मुझे जिंगी से एक बार मिल लेना चाहिए। वांगजी ने कहा, मिलना तो चाहिए, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ ना, वैसे भी एक दिन की और बात है, हमारी हीट बस 3 दिन तक रहेगी, कल और रुक जाओ, फिर हम उनसे मिल भी लेंगे और हमेशा उसे अपने पास रखेंगे। विंग जो कि इस बात पर एग्री करता है, क्योंकि अभी जिंगी को यहाँ होना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि वो एक बच्चा है, लेकिन उनकी हीट दोबारा से कुछ हो जाए उनको, और वो ड्रग भी, तो उसका असर कितना होगा उन्हें नहीं पता है। दूसरी तरफ सिचन जिन्होंने जिंगी को अपने अंकल को दिया, उसे घर भेज दिया, और वो खुद बैकयार्ड की तरफ गए। बैकयार्ड में वो दोनों, मतलब जो लिली थी और जो वेंचाओ था, वो दोनों बुरी हालत में थे, क्योंकि उन्हें कल से कुछ खाने को नहीं मिला है और ड्रग उन पर रह रहकर असर डाल रहा है। इतना ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग था वो, कि वो लोग पूरे कल से बिना रुके इंटीमेट हुए जा रहे हैं और अभी भी रुके नहीं हैं। वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, कभी वेंचाओ बेहोश हो जाता है लेकिन लिली लगी रहती है, कभी लिली बेहोश हो जाती है तो वेंचाओ लगा रहता है। वो दोनों बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। जो सिचन है वो आज वहाँ पहुँचे कुछ गार्ड्स को लेकर। उन्होंने उन दोनों को बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उन्हें किसी और को नेकेड देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने सिंपली कह दिया उन गार्ड से कि इन दोनों को उठाओ और हॉस्पिटल में पटक के आओ, और हाँ, इन दोनों का बिल बिल्कुल मत भरना। ये कहकर वो तो चले गए, और वो गार्ड्स उन्हें खींचते हुए अपनी कार में लेके गए और हॉस्पिटल में पटक कर आए। लिटरली पटक कर आए थे, बेड पर रख कर नहीं आए। जैसा सिचन ने कहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा किया है, हर एक शब्द को अच्छे तरीके से फॉलो किया है। सिचन जो कि वापस आ गए थे अपने घर पर, और वो सोच रहे थे कि वो क्या करें। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, वो जिंगी को अपने साथ लेकर के सो गए।
उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है जिंगी के साथ में, क्योंकि वो जानते हैं ये उनका ही खून है। वो एक बार चाहते हैं कि जिंगी उन्हें बाबा कहकर बुलाए, एक बार तो डैड कहे, डैडी कुछ तो कहे, कुछ भी फादर। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये बच्चा वांगजी अपने साथ रखे हुए है। जिंगी को वांगजी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उन दोनों के मेथड में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिंगी को लेकर वो सो तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्हें दुख था, दर्द था, क्योंकि एक बच्चे का होने का एहसास उन्हें आज ही मालूम पड़ा है। पहले उन्होंने सोचा था हाँ उनका बच्चा है, कोई नहीं, विंग और वांगजी के साथ रहेगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी उन्हें फ़र्क पड़ रहा था, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा था। वो समझ पा रहे थे अपने अंकल का दर्द, कि जब वो फैंशिंग की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और फैंशिंग उन्हें इग्नोर करते हुए चला जाता है। फैंशिंग जब उन्हें अंकल बुलाता है बाबा की जगह, फादर नहीं बुलाता है, तो उन्हें कितना बुरा महसूस होता होगा। वो समझ पा रहे थे ये सब कुछ। तो वो जो जिंगी है उसे आराम से सुलाकर कंबल से उसे टक इन करके बाहर निकले। बाहर वो डायरेक्ट छत पर गए। रूफ टॉप पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर फैंशिंग आसमान की तरफ देख रहा है, तारों की तरफ देख रहा है। जो सिचन थे वो उसके पास गए, उसके बैग पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ है, किसे देख रहे हो? फैंशिंग जिसकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ गगा, मैं किसको देखूंगा, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बस ताज़ी हवा लेने आया था। और देखो ना आज मौसम कितना अच्छा है ना। जो फैंशिंग था उसने बस बहुत लाइट कपड़े पहने हुए थे, बहुत हल्के फुल्के। इस कपड़ों में उसे जल्दी ठंड लग जाती, और वैसे भी फैंशिंग को ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो सिचन जो कि कोट पहन कर आए थे, उन्होंने अपना कोट निकाला और उसके शोल्डर पर डाल दिया। फैंशिंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो जानता है कि उसकी सारी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन आज न जाने क्यों उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे बहुत 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 याद आ रही थी। वो बहुत मिस कर रहा था अपनी माँ को। उसे इन सालों में कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई है, लेकिन आज उसे आ रही थी। वो जानता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली माँ है, जो सबसे ज़्यादा उससे ही प्यार करती है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन फिर भी उसे आज एहसास हो रहा था कि अपनी माँ सिर्फ अपनी होती है, क्योंकि जब वो सुबह जियांगचेंग के साथ था और स्कूल में था, स्कूल के बाद जियांगचेंग उसे खींचते हुए बाहर लेके गया था। इसके बाद जियांगचेंग ने उससे कहा था, तुम होते कौन हो मुझे सब कुछ बोलने वाले? मैं तुम्हारा कोई ओमेगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई अल्फ़ा नहीं हूँ, समझ में आया? फैंशिंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जियांगचेंग ने आगे जो कहा उसके बाद तो फैंशिंग टूट सा गया। मैं जानता हूँ कि मदर बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ कि मदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, उन्हें ना तुम्हें कुछ सिखाने में गड़बड़ हो गई है। तुम्हें वो ज्ञान नहीं दे पाई जो तुम्हें मिलना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ी कर दी है, तुम्हें ज़्यादा प्यार में बिगाड़ दिया है। हाँ, सच में छोटे बच्चे को हर कोई प्यार में बिगाड़ता है, तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। तुम वैसा कुछ समझ ही नहीं सकते, एक अल्फ़ा को नहीं समझ सकते, एक ओमेगा को नहीं समझ सकते। तुम्हें वो चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करने के साथ साथ उसे डांटती भी है, मारती भी है। शायद उन्होंने तुम्हारे साथ ये कभी किया ही नहीं, इसलिए तुम इतने बिगड़ गए हो। जियांगचेंग गुस्से में था, इसलिए उसने ये सब कुछ बोल दिया था, क्योंकि वहाँ पर उसके टीचर भी थे और कुछ स्टूडेंट भी थे जिन्होंने उसकी बातें सुन ली थी। अब जियांगचेंग को वो पूरे क्लासरूम में यही बातें कहकर चिढ़ाएंगे भी, इसलिए वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो इसी सब से गुजरा हुआ है। पहले भी उसे इसी बात पर चिढ़ाया जाता था, उसके पेरेंट्स को लेकर और उसके इलीगल रिलेशनशिप्स की वजह से लोग उसका नाम किसी के साथ भी जोड़कर बता दिया करते थे। आज भी तो यही होगा। पहले वाले स्कूल में भी तो वो इतनी बुरी हालत में था, उसने घर पर नहीं बताया था, लेकिन अभी भी वो घर पर नहीं बता पाएगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ों से। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी, वो गुस्से में था, दर्द में था, हर्ट था, इसलिए उसने सब कुछ बोल दिया। लेकिन फैंशिंग को ये बातें दिल पर लग गई। उसे याद आया, समझ आया कि हाँ उसकी मॉम ने उसे प्यार दिया है, दुलार दिया है, हमेशा बिगाड़ कर रखा है, लेकिन कभी उसे डांटा नहीं, कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने लान परिवार का एक भी नियम फॉलो नहीं किया है आज तक, लेकिन उसे उसकी माँ ने कभी नहीं डांटा ना, उसका कान पकड़ के कभी नहीं खींचा। फैंशिंग की आंखों में आंसू थे। ये देखकर जियांगचेंग को भी बुरा लगा, वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन जियांगचेंग आ गया, मतलब फैंशिंग घर वापस आ गया। अब बैक टू प्रेजेंट रात में फैंशिंग यही सब सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि उसकी माँ क्यों चली गई। उसकी माँ होती तो शायद उसे डांटती, उसे मैनर्स सिखाती, उसे बताती कि अल्फ़ा के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ओमेगा के साथ कैसे रखा जाता है, उसे सब कुछ सिखाती ना। पर ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी मॉम से बिल्कुल भी शिकायत नहीं रखता है, लेकिन अगर उसकी माँ होती तो कितना अच्छा होता है ना उसके लिए। सिचेन को ये तो नहीं पता कि फैंशिंग के साथ क्या गलत है, लेकिन उन्हें समझ आ रहा है कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है, क्योंकि बचपन में
जो सिचन थे वही तो कहा करते थे कि फैंशिंग की जो माँ है वो तारों के बीच चली गई हैं और वहाँ से उसे देखा करती हैं और उसकी मॉम बेस्ट हैं, फैंशिंग के लिए सबसे बेस्ट हैं। वो उसे दिलासा दिया करते थे, लेकिन आज उन्हें बहुत बहुत बुरा महसूस हो रहा था फैंशिंग के लिए। उन्होंने फैंशिंग को ना गले लगा लिया। गले लगाते हुए उससे कहा, बेबी बॉय तुम रो या मत करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। अगर तुम रोगे तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई पसंद करेगा? कोई अल्फ़ा तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फैंशिंग ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगा। उसे जियांगचंग की बातें जो याद आ गई थी कि हाँ, उसे अल्फ़ा के साथ बर्ताव करना नहीं आता, उसे उन दोनों के बीच बाउंड्री सेट करना नहीं आता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, वो रोए जा रहा था। सिजैन ने उसके दोनों चीक्स को पकड़ा और कहा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं तुम्हारा एक बड़े भाई होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अपने दोस्त से बातें मत छिपाओ फैंशिंग, बताओ क्या हुआ है? फैंशिंग जिसने अपने गगा को फिर से हक कर लिया, उसने कहा, गगा अगर माँ होती तो कितना अच्छा होता है ना। वो मेरा कार्ड पकड़ के मुझे खींचती, मुझे डांटती, मुझे सिखाती कि मुझे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, नियमों को कैसे मानना चाहिए। मैं एक अच्छा ओमेगा नहीं हूँ ना, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। बाकी ओमेगास की तरह मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं एक अच्छा ओमेगा नहीं हूँ ना, मैं किसी का हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ, है ना गगा? ये सुनकर सिचन को इतना बड़ा झटका लगा कि ये क्या बोल रहा है उसका भाई। उन्होंने फैंशिंग को और टाइटली गले लगाया और कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुमसे ये किसने कहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा भाई वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बनेगा, बेस्ट वाइफ बनेगा। ऐसा मत बोलो, तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा मत बोलो फैंशिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा किसने कहा है? एक बार बोलो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फैंशिंग जिसने अपना थोड़ा सा सिर बाहर निकाला और कहा, आप सच में उसे नहीं छोड़ोगे ना? जियांगचेंग जो कि वहाँ खड़ा हुआ था, मतलब थोड़ी दूरी पर खड़ा था, वो ये सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से फैंशिंग कितना ज़्यादा हर्ट हो गया है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा आ गया था, तो उसने गलती से गुस्से में वो सब बोल दिया। वो इन सब चीज़ों को मीन नहीं करता है। यहाँ से चैन उसे कंसोल करते हुए बोला, हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो किसने बताया, किसने बोला, बोलो। फैंशिंग थोड़ा सा दूर हुआ, उसने कहा, अर्गा ने बोला है, अब उन्हें मत छोड़ना आप। ये सुनकर जो सिचन थे वो तो हैरान थे कि वांगजी ने बोला है। उन्होंने कहा, वांगजी ने ऐसा कहा है, आने दो उसे। वैसे उसने ये कब कहा था? फैंशिंग ने कहा, एक दिन कहा था, जब ना मैं गोटियाँ खेल रहा था बच्चों के साथ में, तब कहा था मुझसे। मुझे उन्होंने बच्चों के साथ देख लिया था वहाँ पर पीछे वाले एरिया में। जो सिचन थे ना, उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उनका भाई कितना मासूम है ना, उन्हें यही लग रहा था। हालांकि उन्हें फैंशिंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं है उसकी बातों पर यकीन करने के अलावा, क्योंकि वो एक और कुछ बता भी तो नहीं रहा है। तो उन्होंने बस उसे हक किया और कहा, चलो सो जाते हैं। फिर वो रुक गए। उन्हें कुछ याद आया कि वो यहाँ आए क्यों थे। फैंशिंग के हाथ को उन्होंने पकड़ा और कहा, भाई मेरे भाई, मेरी बात सुनोगे? फैंशिंग ने कहा, गगा बोलिए ना। ऐसा वो अपने आंसू को पोंछते हुए बोला। सिचन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अंकल को अपना फादर नहीं बोलते हो, लेकिन एक बात कहूँ, जब आपका बेटा आपको अंकल बोले तो कितना हर्ट फील होता है, आज मुझे एहसास हो रहा है। आज पूरा दिन मैंने जिंगे के साथ बिताया और मुझे समझ आया कि एक बच्चे का होना ज़िंदगी में कितना खूबसूरत लम्हा होता है। अगर आपके पास आपका पार्टनर भी नहीं है, तब भी अगर आपके पास आपके प्यार की एक निशानी है, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है उस निशानी के कारण। और अगर वो निशानी आपको अपना ना माने, आपको पराया कर दे, तो कितना दुख होता है। ये सब कुछ कहते हुए ना, उनकी आंखों में एक उदासी थी, एक हर्ट वाला इमोशन था, जिसे फैंशिंग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि एवरी सिंगल टाइम जब भी वो लान क्रुएन को अंकल बोलता है तो कैसा लगता है उन्हें। उनकी आंखों में वही हर्ट और एक होता है ना, इमोशन फील होता है उसे। फैंशिंग को समझ आ रहा था कि वो भी तो गलत करते हुए आ रहा है ना इतने टाइम से। फैंशिंग ने अपने मन में सोचा कि वो अब सब कुछ ठीक करेगा। वो एक जियांगचेंग से दूर रहेगा और अपने फादर को डैड कहेगा, ज़रूर कहेगा। उसे इस बात का एहसास अब बहुत अच्छी तरीके से हो गया था कि जब वो अपने डैड को अंकल बुलाता है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका भाई है वो बस एक दिन अपने बेटे के साथ बिताया है और उसे कितना हर्ट फील हो रहा है उसके अंकल बोलने पर। यहाँ तो फैंशिंग उन्हें कितने सालों से अंकल बोलते हुए आ रहा है, उन्हें कितना हर्ट फील होता होगा। जो सिचन थे वो फैंशिंग को लेकर उसके कमरे में सुलाने के लिए, और उसके बाद वो अपने कमरे में आए और जिंगी को हक करके वो भी सो गए।
लेकिन यहाँ किसी की नींद तोड़ गई थी। वो कोई और नहीं, जियांग चंग था। उसकी पूरी नींद बर्बाद हो चुकी थी। उसके दिमाग में वही सब कुछ शब्द चल रहे थे जो अभी अभी उसने सुने थे फैन चंग के मुंह से। जियांग चंग अपने कमरे में गया। वो सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अभी भी वही सब कुछ सोचे जा रहा था कि जो अभी अभी क्या कहा था फैन चंग ने। जो जियांग चंग ने, उसने डिसाइड किया कि वो कुछ तो करेगा, उसे वैसा नहीं करना चाहिए। फैन चंग बहुत अच्छा लड़का है, वो उससे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। कुछ नहीं तो उससे माफ़ी मांग सकता है वो। हेलो एवरीवन, कैसा है आज का पार्ट? आई नो थोड़ा सा इमोशनल है, बट चलेगा ना। वैसे भी इस एफएफ के बस 3 एपिसोड्स और बचे हैं इसके बाद, एंड ये एफएफ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लाएंगे एक टीनेजर लव स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी रहेगी। ऑफ कोर्स वेरी फ़नी रहेगी। उसमें कोई सीरियस सीन नहीं है, कोई सीरियस क्लिक नहीं है, बस फ़नी 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 फ़नी। उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा हंसोगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।